दोस्तों आदाब। आज हम एक टॉपिक लेके आपके पास आए हैं। ये जो कुछ ऐसे ड्रैकोनियन लॉज जो आजकल यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में खुसूसन इस यूनियन टेरिटरी में लागू है। शेख साहब के ज़माने में जो यहाँ कुछ लॉज एनेक्ट किए गए, 1948 में एक लॉ जो एनेक्ट किया शेख साहब ने, वो एक पैटर्न में था 1917 में जो डोगरा रजीम ने लगाया था। उसी पैटर्न से उसने री एनेक्ट किया लॉ। इट वाज कॉल्ड प्रीवियसली, जो 1917 में महाराजा हरि सिंह के ज़माने में था, उसका नाम था एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस। तो फिर शेख साहब ने इसने 1948 में इसको री एनेक्ट करके लॉ बना दिया, जिसका नाम एनिमी एजेंट्स लॉ रखा गया, या एक्ट कहिए आप इसको। इसमें क्या था, इसमें जो भी इसका अपोनेंट होता था, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या रीजन, उसके तहत अकॉर्डिंग टू हिम जो भी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो खुसूसन उस पर इम्प्लीमेंट होता था। ये जो एनिमी एजेंट्स एक्ट था उस पर ये करता था, जो इसका विरोधी हो या अपोनेंट हो, जो इसकी ये जो इसका एक मंशूर था कि एक एजेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा होना, मैं ये कहूँ कि उसके तरीके में उभर आया। तो उसको जो भी इस मामले को अपोनेंट या पोजीशन करता था उस ज़माने में 1948 में, तो उसने ये एक्ट बनाया, उनको ये अंदर करता था। उसमें बड़ा ही हार्श तरीके में था। एक तो डेथ पेनल्टी थी, और दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years इम्प्रिजनमेंट। तो ये इसका ये हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए, एक 1959 में ये हो गया था, इसने फिर और किया था, उसमें एक केस भी हो गया था उस ज़माने में। इस केस का नाम था, ये 1959 में हो गया ये, क्योंकि तब तक हो गया था इम्प्लीमेंट, या आपका ये एक्सटेंड हो गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हमें यहाँ जुरिडिक्शन ऑफ ओवर जम्मू एंड कश्मीर। वही शेख साहब ने करवाया था 1952 में, अंडर दिल्ली एग्रीमेंट जो था, उसको जिसको बोलते थे नेहरू अब्दुल्ला अकॉर्ड 1952, या दिल्ली अकॉर्ड या एग्रीमेंट, तो 1952 में हुआ था वो। उसके तहत फिर ये हो गया था एक्सटेंड दिस जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी। तो उसी के तहत एक केस हुआ था, रहमान शाह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस ज़माने में हुआ था। तो खैर बहरहाल उस वक्त तो उसने ये अपहेल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, इसी के चलते हुए आप देखिए, ये जो बाकी बाद में हुआ, ये जो इट वाज रिप्लेस्ड अल्टीमेटली बाय अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको UAPA बोलते हैं हम। बहुत ही सख्त है ये 2019 में भी हो गया, उससे पहले 1967 में भी हो गया था। ये चेंज हो गया था इसका फॉर्म। अदरवाइज ये जो एनिमी एजेंट्स एक्ट था, ये शेख साहब ने लगाया था, और उसके बाद फिर बख्शी साहब ने कर दिया 59 में, फिर 67 में सादिक साहब ने कर दिया इसको, लॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट हो गया था ये। फिर उसके बाद उसी तर्ज में 2019 में UAPA हुआ था, जब वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आप देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ दूसरा एक था इसमें, ये जो एनिमी एजेंट्स एक्ट था, उसमें एनिमी एजेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी भी था। क्या करते थे उसमें, एनिमी एजेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1948, ये दोनों एक्ट उसी वक्त लगाए। एक तो लगाया था एनिमी एजेंट्स एक्ट, और दूसरा लगाया था एनिमी एजेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1948। उस ज़माने में भी यही होता था कि शेख साहब, उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो कन्फिस्केट किया जाता था, जैसे आजकल के ज़माने में होता है। ये अब आज और हो गया, रिवाइव हो गया। ये 2024-23 में ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई 2019 में, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो गया ये। और ये मतलब
इट वॉज री इनेक्टेड एंड एनेक्टेड, ये जो दोनों एक्ट थे। तो ये शेख साहब ने ही किया, और शेख साहब ने 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लाया। उससे क्या होता था, विदाउट ट्रायल एक बंदे को, कि जो इनको लगता था अपोनेंट है या जिस पे शक हो जाए कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या ही इज़ अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो उसको अंदर करके विदाउट ट्रायल 6 मंथ्स, और उसके बाद एक्सटेंड होता है ये 3 साल के लिए, मैक्सिमम पीरियड है इसका, विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी गोइंग टू द कोर्ट एंड अदर थिंग्स। तो आप देखिए इतने हॉरिश लॉज लगाता था ये शेख साहब कि जिससे ये पूरा दबाता किसी और को, ये जो इसका अपोनेंट होता था खुसूसन। आप देखिए 1978 में जब ये लगाया इसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसी आड़ में लगाया कि हम टिम्बर स्मगलिंग रोकेंगे, जो यहाँ के डिफॉरेस्टेशन होती थी, यहाँ के बड़े बड़े जो ये मैं कहूँ कि एक गैंग तरीके में होता था वो, जिसको बोलते थे टिम्बर थेफ्ट करते थे, वो बड़े बड़े लोग होते थे, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, गैंगस्टर्स होते थे, उनके खिलाफ। मगर बेसिकली ये लगा, फिर आज तक देखिए 20,000 से ज़्यादा लोगों को ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है जम्मू कश्मीर में, और बहुत ही हार्श है। आप देखिए उसके बाद सिलसिला चलता रहा, फिर फारूक साहब आ गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसका बेटा आ गया, फिर गुलाम मोहम्मद शाह आ गया इसका दामाद, उसने भी लगातार रखा ये। फिर उसके बाद आया ये उमर अब्दुल्ला, फिर आया गुलाम नबी आज़ाद, फिर आई महबूबा, फिर आया मुफ्ती साहब भी। अब देखिए सब लोगों ने ये ऐसे ही रखा ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और इस वक्त जब ये लागू होता है लोगों पर, आज ये दोनों पार्टीज रो रहे हैं और यही कहते हैं कि हार्श एक्ट लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बेसिकली ये जो यहाँ के जो हार्श लॉज है, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के अपने लीडरों ने लगाया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उन पे कोई बगावत ना हो जाए, वो चलते रहे सदी दर सदी, या जिसको कहें हम बाय इनहेरिटेंस, अपने ये जो प्रोजनी हैं उनको पावर अपना ये शिफ्ट करना, ये इनका एक तरीक़ेकार है। लोगों को डराना धमकाना ये यहाँ के लीडर करते हैं, लोकल लीडर करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे हैव टेकन ए क्यू फ्रॉम दिस। अगर आप कहेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, अब सेंटर से आता है, सारे पावर्स आते हैं, तो क्योंकि यूनियन टेरिटरी का इसका बन गया अब स्ट्रक्चर, तो वहाँ से आते हैं। मगर बट इसमें यह है कि दे आर इन, ये मैं कहूँ, इन लीग विद द लोकल पॉलिटिशियंस, जो यहाँ के रूलिंग क्लास है, उनके साथ उनकी पूरी मफाहमत है, और उन्हीं के ज़रिए ये होता है। आप देखिए इस वक्त भी अगर किसी अपोनेंट को गिराना है, उसको यही पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाते हैं। कभी अखबार वालों पे लगता है। आप देखिए प्रेस तो हमेशा इनको अच्छा लगता नहीं है। अब एक ज़माना उभर के आया है, आज देखिए सारे वर्ल्ड में ये जो प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है, आज कहते हैं कि भाई इंडेक्स में नीचे आया इंडिया। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ भी उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है प्रेस के साथ। मीडिया मुझे लगता है सारे इस वक्त ग्लोबल एक प्रॉब्लम है, कहीं भी देखिए कोई बर्दाश्त नहीं करता है आजकल जो भी पावर में हो। आजकल के जो ये जो रूलर्स है, कोई बर्दाश्त नहीं करता है प्रेस को, क्योंकि नेगेटिव बात या कोई सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है आजकल के सेटअप में। इसलिए मुझे लगता है कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी होता है वैसा तो जैसे वहाँ होता है। अब इस बार जो हमने प्रेस क्लब बनाया हुआ है यहाँ, ये जो सोसाइटीज़ एक्ट में हमारा रजिस्टर्ड है, हमने जब अप्लाई किया फॉर दिस स्पेस फॉर रनिंग ए प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर जिसका नाम रखा है, जो कि रजिस्टर्ड है, तो उसमें ये जो आजकल की मौजूदा सरकार है यूनियन टेरिटरी की अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। और कोर्ट में जो आज, क्योंकि हम कोर्ट में गए थे प्रेस क्लब, तो हमने कोर्ट से एक इल्तिजा की थी कि भाई हमको एक स्पेस दीजिए, जैसे हमारी एक स्पेस होती थी पोलोवे में, तो वो बंद कर दी गई और पुलिस को वो सौंप दी गई। और उसके बाद हमने यही कहा कि भाई हमको एक प्रेस क्लब उसके मुआवजे में दीजिए या उसके बदले में दीजिए कोई स्पेस। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। और जो आउटसाइड दिस, अब तो ये रिप्लाई हो गया कोर्ट के लिए कि भाई अब ये उमर साहब की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारा कोई स्पेस है नहीं, वी कैन नॉट प्रोवाइड देम। तो मुझे ये यहाँ कहना है कि अगर इनको इंस्टीट्यूशंस की इतना परवाह होती, हमारे ये जो चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी के हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो शायद
प्रेस को एनकरेज करने के लिए ये प्रेस क्लब की एक स्पेस देता, क्योंकि आप देखिए यहाँ का जो प्रेस है, यहाँ के जो जर्नलिस्ट है, खुसूसन आमतौर ये उस लेवल पे नहीं है जहाँ ये अपना पैसा लगा के या जमा करके या अपना कंट्रीब्यूट करके फिर एक स्पेस ले या प्रेस क्लब चलाए या बनाए। पहले सबसे बड़ी बात है, पहले हमको ये एस्टैब्लिश करना है नए सिरे से। तो उमर साहब इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए उसका आजकल रवैया क्या है प्रेस वालों की तरफ या जो रिपोर्टर्स हैं उनको कितना एरोगेंटली वो बात करता है। फिर भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है, फिर भी वो उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही बार बार उसके पीछे भागते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो उनको ये एहसास करना चाहिए, हमारे ये कलीग्स जो है, हमारे जर्नलिस्ट भाई, उनको ये एहसास करना चाहिए कि ये जो उमर साहब की सरकार है, इनको ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इनको ये जीन्स में इनका डीएनए ऐसा है कि दे डोंट लाइक द प्रेस। किसी भी सूरत में प्रेस के ख़िलाफ़ है ये, और कोई भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी है यहाँ। अगर महबूबा जी अपने ज़माने में अगर वो ये करेगी, इंट्रोस्पेक्ट करेगी अपने ज़माने का, वो भी कोई चैम्पियन नहीं थी प्रेस फ्रीडम की। बहरहाल ये जो पावर में आता है कोई भी इंसान, तो वो एरोगेंट तो बनता ही है। और जब ऐसी, मैं ये कहूँगा कि ऐसी स्ट्रेंथ हो ये जो स्टेट, ये जो हमारे यूनियन टेरिटरी असेंबली में जैसे उमर अब्दुल्ला साहब को है, तो वो तो ज़्यादा ही एरोगेंट बनता है फिर। और देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, अगर आप देखोगे ये जो पिछली बार ये जो हो गया था राज्यसभा का इलेक्शन, उसमें भी देखिए इनने, आप हैरान हो गए कि बीजेपी ने कैसे सीट निकाली। उसमें भी एक अपना एक ये जो था रूलिंग पार्टी का अपने इसको अंदर से जो भी इनको अंडरस्टैंड थी तो वो हो गया। तो कहने में तो को लोग डिफरेंट बातें कहते हैं उस मामले में, खैर हमको वो पता नहीं अंदर वाला मामला क्या है, मगर हम ये कहेंगे कि एरोगेंस आती है। और इसीलिए आप देखिए उमर अब्दुल्ला इंस्टेड ऑफ saying anything to the सेंट्रल गवर्नमेंट, वो साहब यहाँ के यूनियन टेरिटरी के ये जो एलजी साहब है उनको बोलते हैं। आप देखिए यहाँ एलजी साहब को इतना तवहीन है ये, इसलिए नहीं मैं बोलता हूँ बिकॉज ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट होता है एलजी या गवर्नर। अगर कल को आप देखिए, अगर ये जो मनोज सिन्हा साहब यहाँ के हैं, अगर उसको रिप्लेस भी करेंगे, कल को और कोई एलजी साहब आएगा एज एलजी, यहाँ कोई आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगा जिसको एक्ट करना है, बिकॉज गवर्नर और द एलजी हैज़ टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है, वो होता है उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ। खैर बहरहाल ये तो मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली ही वांट्स टू हैव गुड रिलेशन विद दिल्ली, और यहाँ किसी से भी लड़े कोई बात नहीं है, उसको जो भी ही विल कॉल नेम्स टू हिम और हर, ही विल नॉट बॉदर फॉर दैट। खैर बहरहाल मुझे ये कहना था, आज का ये मेरा टॉपिक यही था, ये जो लॉज है, ये जो बड़े हार्श लॉज है, तो ये सिर्फ हमको शेख फैमिली ने ही दिए हैं, ये चलता आ रहा है। और आप देखें 1948 से लेकर अब तक 2025 तक ये चले आते हैं। अब हम ये जो है वी आर गोइंग इनटू नाउ 2026 में, और ये चलता रहेगा जब तक ये सारा मामला है और ये हमारी जो धरती है, मुझे लगता है तब तक चलता जाएगा ये। तो इस पे गौर करिए मेरे दोस्तों और भाइयों, और सोचिए कि हम कहाँ हैं और कितना हम वो मस्ती में हैं या हम ऑब्लिवियस है ऑफ सर्टन फैक्ट्स। ये जानने की ज़रूरत थी यहाँ लोगों को, इसलिए मैंने ये आज ये टॉपिक चुना। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।